नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान होते ही सरकार ने शुरू की तैयारी। कई मायनों में खास रहेगा सत्र। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, देवेंद्र यादव को मैदान में उतारना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भ्रष्ट अधिकारी पर की कार्रवाई। डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी को निलंबित करने के आदेश। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे रंगे हाथों। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों में इजाफा। नगर निगम की तरफ से उठाए जा रहे एहतियातन कदम। वार्डों में फॉगिंग के साथ लोगों को किया जा रहा जागरूक। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। सत्र के आयोजन को लेकर जहां सरकार ने तैयारी शुरू कर ली है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा का मानसून सत्र कुछ खास मायनों में अलग रहने वाला है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा मानसून सत्र की तारीख तय। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा आयोजन। सरकार ने शुरू की सत्र की तैयारी। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में धामित सरकार के द्वारा 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक देहरादून में ही मानसून सत्र का आयोजन करने का फैसला लिया गया। मानसून सत्र में जहां कई विधेयक सरकार पास कराएगी, तो वहीं सरकार मानसून सत्र में ही अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार मानसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पास कराएगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि धामित सरकार में अब बजट विकास कार्य को लेकर तेजी से खर्च हो रहा है। विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है, और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया, और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं, ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में अगर आप देखें, हमारी सरकार ने बजट के खर्च में बढ़ोतरी की है। जहां पिछले समय में इस समय तक बजट खर्च नहीं होता था, आज लगभग उसका 70% से अधिक हम खर्च चुके हैं। और 5 से 8 तारीख तक विधानसभा का सत्र है, उसमें अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जाएंगी और उन मांगों का जो है अनुमोदन वहाँ पर होगा। कुल मिलाकर देखिए तो मानसून सत्र में सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुपूरक बजट माना जा रहा है। तो वहीं विधानसभा सत्र से पहले कई और विधेयकों को भी जो सदन की पटल पर पेश होंगे, उनको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच सरकार जहां मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को लेकर विभागवार तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष मानसून सत्र में सदन के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। निश्चित रूप से फ्रंट फुट पर नजर आएगी और सरकार से जवाब मांगने का काम किया जाएगा। कई मसले हैं जिनमें चर्चा होनी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, आपके महिलाओं पर अत्याचार का मामला है, राजधानी की कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र जहां 4 दिन में ही सिमट जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि गैरसैंण में बजट सत्र होने के बाद देहरादून में मानसून सत्र का आयोजन होने जा रहा है। इस बीच विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर नजर आया, जिन्हें विधानसभा में उठाने की बात विपक्ष कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार किस तरह से देती है। बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और यही वजह है कि अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में दोनों ही दलों ने उतार दिया है। लेकिन प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिन नेताओं को सौंपी गई है, उन नेताओं को लेकर चुटकी भी ली जा रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है।
प्रदेश के दो मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी प्रचार के लिए बड़े नेताओं को उपचुनाव में मैदान में उतारा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री समेत 40 नेता अपने प्रत्याशी पार्वती दास के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी बसंत कुमार को जीत दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप चुकी है, जिनमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी बागेश्वर उपचुनाव में बसंत कुमार के लिए जनसभाएं और चुनावी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। देवेंद्र यादव का 4 दिवसीय प्रवासी दौरा 26 अगस्त से शुरू होगा। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव हमारे लिए बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से माननीय प्रभारी जी का दौरा वहां पर हो रहा है 26 से लेकर 29 तारीख तक का 4 दिवसीय दौरा है प्रभारी जी का। उसके बाद माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है। यशपाल आर्या जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वर्तमान में भी हुई हैं और बूथ टू बूथ दौरा कर रहे हैं। हमने हमारे जितने भी स्टार प्रचारकों वरिष्ठ नेता हैं 50 वरिष्ठ नेताओं की बूथ टू बूथ 5-5 बूथों की जिम्मेदारी हमने उनको दी है और बागेश्वर चुनाव में कतई भी कांग्रेस पार्टी कोताही बरतने के मूड में नहीं है और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा जाएगा और सारे हमारे नेतागण चुनाव में वहां पर रहेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जिस प्रदेश प्रभारी से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई नेता अपनी दूरी बना चुके हैं, उन्हें उपचुनाव के प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया है। ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी देना कहीं कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। पहले तो कांग्रेस के स्वयं के नेता अपने प्रभारी का स्वागत कर लें, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है। आप देखते हैं किस प्रकार जो प्रीतम सिंह के बयान उनके साथ 36 का आंकड़ा है आते रहते हैं, हरीश रावत जी के किस प्रकार बयान आते रहते हैं, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं और वो चाहे उनके प्रभारी आए चाहे स्वयं राहुल गांधी आ जाएं, कांग्रेस ने तो बागेश्वर में हारना है, वो निश्चित है। उपचुनाव के लिए भले ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हों, लेकिन ये उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए एक परीक्षा की तरह साबित होने वाला है। दोनों दल जीत का दम तो भर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर सजता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। दरअसल रुद्रपुर में ही रमेश चंद्र त्रिपाठी को 1 लाख की घूस लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और अब मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करने वाले अधिकारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। अमर शहीद मेजर दुर्गामल के श्रद्धांजलि दिवस पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शहादत को याद किया। आजाद हिंद फौज के पहले गोरखा सैनिक दुर्गामल थे और सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही उन्हें मेजर की उपाधि दी गई थी। आजाद हिंद फौज में गुप्तचर का काम दुर्गामल करते थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दी गई। मैं पुनः शहीद दुर्गामल जी को नमन करते हुए कि वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारी भावी पीढ़ी के स्मरण में रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे जितने भी ऐसे अमर बलिदानी थे, अमर शहीद थे, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके स्मृति में आज़ादी का अमृत महोत्सव में उन सभी को याद करने का काम किया है। उसको हम लोग भी आत्मसात करते हुए हम उन सभी को आगे बढ़ाएंगे, इस काम को रुकने नहीं देंगे। ये जो हमारा परंपरा चली है, जो हमारी एक संस्कृति चली है, इस संस्कृति को और प्रगाढ़ करने का काम करेंगे। आज जिस महान नायक को हमारी पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ पर नमन करने आए हैं और शहीदों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर कुछ मांगे की गई हैं कि मेजर उधम सिंह थापा द्वार और लाल बहादुर थापा द्वार उसको बनाने की घोषणा मैंने की है, शीघ्र उसको बनाया जाएगा। एक मांग भी है कि बगल में यहाँ पर एक ग्राउंड है, उसका नाम मेजर दुर्गामल के नाम पर रखा जाए। हम सेना के अधिकारियों से बातचीत करके उसको बनाएंगे, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और शहीदों के सम्मान में हमारी सरकार, धामी जी की सरकार, एक विशाल सैन्य धाम बुनियाल गांव में बना रही है।
हल्द्वानी में रेरा एक्ट के खिलाफ किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खेतों से मिट्टी लाकर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट से गोलजियो मंदिर तक पदयात्रा कर जुलूस निकाला। किसानों ने गोलजियो मंदिर में अपने खेतों की मिट्टी ले जाकर न्याय की मांग की। उन्होंने रेरा नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि आय दोगुनी करने की बात कहने वाली सरकार किसानों से उनकी जमीन का हक छीन रही है। ऐसी दुगनी हो रही है कि अपने यहाँ के जो बैठाए हुए अधिकारीगण हैं वो आज के दिन में हमारे किसानों की जो जमीन को है अधिग्रहण करने का षड्यंत्र और खड़यंत्र रच रहे हैं। हम बार बार उनसे कह रहे हैं, किसी बात का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। आज हमने ये मिट्टी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हम सब अपने अपने खेतों की, अपने घरों की, इस उत्तराखंड की मिट्टी को लेकर करके अपने गोलजू के पास जा रहे हैं। हम अभी शिकायती पत्र लेकर नहीं जा रहे हैं, ये चेतावनी के जा रहे हैं, अपनी मिट्टी गोलजू को अर्पण करने जा रहे हैं। हमें दिक्कत बहुत है, क्योंकि एक खाते में यदि 4 भाई है, 5 भाई है, तो ज़मीन का कैसे वो बंटवारा करेंगे, कैसे उसमें 30 फीट की रोड निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को रेरा कानून वापस लेना चाहिए या इसमें शिथिलता लाने चाहिए। कम से कम 15 फीट की हम रोड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। देहरादून में संचालित ई रिक्शा के लिए आरटीओ देहरादून की ओर से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इसका शिविर परेड ग्राउंड में लगाया गया है। आपको बता दें कि आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि आरटीओ के सौजन्य से शहर में संचालित ई रिक्शा का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में ई रिक्शा चालकों को परेड ग्राउंड शिविर में बुलाया जा रहा है, जहां पर उनके डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। इस अभियान के चलते पता चल सकेगा कि शहर में कितने ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। अब तक 750 ई रिक्शा का सत्यापन किया जा चुका है। आरटीओ देहरादून के सौजन्य से शहर में जो ई रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं उनका सत्यापन का एक अभियान शुरू किया गया है। अभी 5-6 दिन चलेगा हमारा अभियान। इसमें हम ई रिक्शा जो शहर में चल रहे हैं उनको हमने बुलाया है परेड ग्राउंड देहरादून में, और यहाँ काफ़ी संख्या में ई रिक्शा भी आ रहे हैं। इनमें क्या है कि इनके कागज़ भी, हम डॉक्यूमेंट भी चेक करते हैं, इनके लाइसेंस भी देखते हैं और क्या कमी है इनके डॉक्यूमेंट में या लाइसेंस में क्या कमी है, इसके बारे में इनको हम बताते हैं। देहरादून नगर निगम ने ऐसे गिरासू भवन चिन्हित किए हैं जो कि जिलाधिकारी की देखरेख में गिराए जाएंगे। अगर ये खुद गिरते हैं तो आसपास के इलाकों के लिए खतरा बन सकता है। आंकड़ों की बात करें तो ऐसे 34 भवन निगम द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ये गिरासू भवन की एक जो प्रक्रिया है, मैंने बताया है कि निगम उसको जो है चिन्हित तो जरूर करता है निगम, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं तो हो सकता, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होता है। और जब भी कभी इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, इस तरह की बात आती है, तो इसकी जो कमेटी है उसको कमेटी निर्णय लेती है। हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले जमकर यहां बवाल देखने को मिल रहा है। छात्र संघ प्रत्याशियों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई और इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी फोर्स बुलाई गई और मारपीट कर रहे छात्रों को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि एबीवीपी और अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में झड़प हुई और मारपीट हुई। इस झड़प में कई छात्र छात्राएं भी चोटिल हुए हैं, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए हल्द्वानी कोतवाली में धरने पर बैठ गए। सूचना मिली थी कि कॉलेज कैंपस में 2 छात्र गुटों में आपस में कैंपेनिंग को लेकर थोड़ा वाद विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर गई थी, दोनों को वहाँ से हटवाया गया और उसके बाद में उन छात्रों का एक संगठन, एक गुट जो है वो यहाँ अपनी शिकायत करने के लिए कोतवाली में आए हुए हैं। तो इनसे भी वार्ता चल रही है, जो भी जैसा आगे होगा विधिक कार्रवाई करेंगे। भगवानपुर तहसील के ग्राम पंचायत सिसोना में ग्रामीणों ने भगवानपुर एसडीएम को ज्ञापन देकर तटबंध के निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार भारी बारिश से सोलानी नदी के तेज बहाव से खेती की भूमि का भारी मात्रा में कटाव हो चुका है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही तटबंध नहीं बना तो आने वाले समय में भारी मात्रा में भू कटाव हो जाएगा, जिससे उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यह है कि गांव की में पहले तो फसलों का नुकसान हो रहा था, कोई बात नहीं, पर अब जो सोलानी नदी है वो गांव की तरफ को जा रही है। अगर और ज़्यादा टका होगा पूरा गांव ही जुड़ जाएगा, वहाँ गांव ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गांव के पैचिंग के लिए, तटबंध के लिए आए हैं एसडीएम के पास, और जिससे ये पैचिंग हो जाए, गाँव की जान बच जाए, गाँव जूगा तू रह जाए अपनी जगह पर। ये सिसोना गाँव के लोग आए हैं हमारे पास और इनका कहना है कि सोलानी नदी से काफ़ी वहाँ पे लैंड इरोजन हुआ है
तो उसको लेकर उन लोगों ने एक पत्र भी किया था। उसमें हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने निर्देशित किया है कि इसमें जांच कर लें और आवश्यकता लगे तो वहाँ पे प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करें। देहरादून में 18 अगस्त को हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 18 अगस्त को हुई चोरी की इस घटना में आरोपियों ने एक घर से ज्वेलरी और करोड़ों की धनराशि चोरी की थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए और आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपी के कब्जे से 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। में एक चोरी की घटना हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान होते ही सरकार ने शुरू की तैयारी। कई मायनों में खास रहेगा सत्र, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी तैयार। बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा देवेंद्र यादव को मैदान में उतारना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भ्रष्ट अधिकारी पर की कार्रवाई। डीपीआरओ रमेश चंद्र त्रिपाठी को निलंबित करने के आदेश। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे रंगे हाथों। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों में इजाफा। नगर निगम की तरफ से उठाए जा रहे एहतियातन कदम। वार्डों में फॉगिंग के साथ लोगों को किया जा रहा जागरूक।